फ्रेंड्स, ये जो पिछला वीडियो जो है वो बीच में बंद हो गया था, तो हम ये पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, एक्सपोनेंट्स लॉ ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के लिए जो है घातांक नियम पढ़ रहे थे। घातांक नियम के अंतर्गत कुछ चीज़ तो देख ली थी हमने, पावर वाली, घात वाली, जिसमें कुछ चीज़ें और है जो एक परिभाषा के रूप में कुछ फैक्ट है, उनको याद करना है। तो उनको याद करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एन रूट ए, ये जो n है वो nवा मूल है। इस n का गुणा नहीं है, nवा मूल है। a का nवा मूल को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी n अंडर रूट a को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जहां पर a इज ग्रेटर देन 0, a 0 से बड़ा है, a जो है 0 से बड़ा है। और इसके अलावा एक वास्तविक संख्या भी है। कहने का अर्थ यह है कि a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, यानी कि a जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है। जीरो से बड़ी संख्या है a, जो अनरूट के अंदर की है। a जो है एक 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है। माना कि a 0 से एक बड़ी वास्तविक संख्या है। अब a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। इसमें n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे हम कहते थे ना कि a का अंडरूट निकालो तो 2 अंडरूट a का घनमूल निकालो तो 3 अंडरूट a का चतुर्थ मूल या चौथा मूल निकालो तो फोर्थ अंडरूट a का पांचवा मूल निकालो तो फिफ्थ अंडरूट a का nवा मूल निकालो तो n अंडरूट a, है ना। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 से शुरू है। धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते जाते हैं। तो ये जो n है ये एक धनात्मक पूर्णांक है और a जो है वो 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या a है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब a का nवा मूल, a का nवा मूल जो है वो b के बराबर होगा, b के बराबर होगा। b के बराबर होगा तो a एक धनात्मक वास्तविक संख्या, मान लीजिए 1 है, तो 1 का अंडरूट निकालेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि b भी एक 0 से बड़ी संख्या होगी, कोई ना कोई 0 से बड़ी संख्या होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि b जो है वो 0 से बड़ा होगा। जैसे 1 का अंडरूट निकालेंगे तो 1, 2 का होगा 1.414, 3 का होगा 1.732, कुल मिला के b देखा जाए तो ये भी 0 से बड़ा होगा। a 0 से बड़ा, b भी 0 से बड़ा, n जो है एक धनात्मक पूर्णांक होगा। और इससे हमें ये चीज़ और मिलती है, वो ये है कि a की घात 1/n है, वो b के बराबर है। तो कहने का अर्थ ये है कि a जो होगा वो b की घात n के बराबर होगा। ओके, यानी कि n अंडरूट a को हम a की घात 1/n लिख सकते हैं, इसके रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 की घात 1/3 है, ये किसको लिखते हैं? 2 का घनमूल, 2 का क्यूब रूट। ओके, 2 का क्यूब रूट जो होता है, 2 का घनमूल जो होता है वो 2 की घात 1/3 होता है। इसी तरीके से इसको लिखते हैं, a का nवा रूट है, nवा मूल है, तो a की घात 1/n लिख सकते हैं। ओके, अब इसको एक बार हटा देते हैं।
अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए एक चीज और है इसमें लिखी हुई है, मान लीजिए a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, a जो है 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, और हमें ये भी पता है कि m और n जो है दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, m और n पूर्णांक है। इसमें एक शर्त दे रखी है कि m और n जो पूर्णांक है उनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर जो है नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 और 6, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 2 हो गया। मान लीजिए 9 और 3, इसमें भी 3 का जाता है, इसमें भी 3 का जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। मान लीजिए 10 और 15 है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है, कॉमन फैक्टर 5 है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो m और n पूर्णांक होंगे उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, एक के अतिरिक्त नहीं होगा, एक के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, इसमें एक के अलावा 2 का जाता है, इसमें एक के अलावा 3 का जाता है, इसमें एक के अलावा 5 का जाता है, इसमें एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। ऐसे संख्या m और n होगी, ऐसे पूर्णांक m और n होंगे। जैसे मान लीजिए 3 और 7, एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, 7 और 11, इस तरीके से m और n ऐसे पूर्णांक है जिनका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरीके की कोई संख्या होगी m और n, कौन से होंगे? पूर्णांक होंगे। कौन सी संख्या होगी या कौन से पूर्णांक होंगे? जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि m और n का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे 2 3 5 7। ठीक है, एक के अलावा इसका किसी और का भाग इसमें नहीं जाता। इस प्रकार की जो संख्या होती है 2 3 है, या फिर 5 7 ले लेते हैं, या फिर 11 13 ले लेते हैं, इन संख्याओं में एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि m और n जो होंगे, कहने का मतलब है जो m और n होंगे वो सहअभाज्य संख्या होगी। सहअभाज्य संख्या होगी। सहअभाज्य संख्याएं का अर्थ होता है को प्राइम नंबर। m और n को प्राइम नंबर होंगे, सहअभाज्य संख्या होगी। अब देखिए आप, a 0 से बड़ी कोई एक वास्तविक संख्या है, m और n ऐसे पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और n इज ग्रेटर देन 0, ये भी शर्त है कि n जो है वो 0 से बड़ा होगा, n 0 से बड़ा होगा। तब क्या होगा? तब देखिए आप, n 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा? देखिए मान लीजिए हमने कुछ लिख देते हैं, हम कोई संख्या, जैसे कि a 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या जिसको कह सकते हैं, या फिर 0 से बड़ी कोई एक वास्तविक संख्या है। तो a का nवां मूल निकालते हैं, a का nवां मूल निकालते हैं और फिर पूरे की घात m लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए a का nवां मूल को हम क्या लिख सकते हैं? a की घात 1/n लिख सकते हैं, a की घात 1/n
n लिख सकते हैं, और इसकी पूरे की घात m हो गई, इसकी पूरे की घात m हो गई। ओके, अब देखिए आप, हम इसको दो रूप में लिख सकते हैं, दो रूप में सॉल्व कर सकते हैं। पहला रूप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा रूप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे, हमने देखा था कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, देखा था, यानी कि a की घात 1/n का गुणा होगा m से, होगा। a की घात 1/n का गुणा m से होगा, यानी घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। हमने एक चीज देखी थी, 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, मान बराबर आता है, यानी गुणन में क्रम विनिमयता का नियम पूर्णांकों में, क्योंकि m और n पूर्णांक है, तो गुणन में क्रम विनिमयता का नियम हम क्या जानते हैं इसमें, कि आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप, हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। पहले तो ऐसे ही लिख दें, a की घात 1/n पूरे की घात m, क्योंकि घातों का गुणा हो रहा है, और एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात m फिर पूरे की घात 1/n लिख सकते हैं, घातें आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 × 2 2 × 3 मान बराबर ही होता है, तो ये घातों का गुणा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए आप, घातों का गुणा कैसे होता है, ऊपर ऊपर का 1/n को m से गुणा करते हैं, तो ये कैसे गुणा होता है, a की घात m/n लिख सकते हैं इसको, a की घात m/n लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप देखिए आप, n√a की घात m है, तो a की घात 1/n की घात m, यानी a की घात m/n या 1/n × m ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणा में ऐसे भी गुणा करो या ऐसे भी गुणा करो, मान बराबर है, सब बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए आप, इसको दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो 1/n मूल निकाल के फिर उसकी घात m करो, या फिर पहले घात m करके n मूल निकालो, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि a की घात m/n हो गया, तो इसको तो लिख सकते हैं a का nवां मूल, और फिर पूरे की घात m लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की घात m हो गई और फिर उसका nवां मूल निकाल दें। ओके, तो ये दोनों रूप में लिख सकते हैं। तो आप एक बार इसको लिख दीजिए, इसको एक बार और थोड़ा सा हल्के से और देख लेंगे, इसको आप नोट कर दीजिए, इसको हटा देते हैं इसको। अब देखिए आप, हमने क्या देखा था कि a की घात m/n देखा था, उसमें m और n सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है, एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और n जीरो नहीं है, n जीरो यानी नीचे वाली संख्या जीरो नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा, इन्फाइनाइट, और a की घात इन्फाइनाइट से हम इसको आसानी से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए n जीरो नहीं है, और m और n जो है वो पूर्णांक है। और कैसे पूर्णांक है, कि इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने इसको कैसे लिखा था, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो है a की घात m लिख के उसकी घात 1/n लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है a की घात 1/n लिख के फिर पूरे की घात m लगा सकते हैं। घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है घातों का, तो ये भी a की घात m/n हो गया, ये भी a की घात m/n हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो और इसको सॉल्व करेंगे तो लिखने के तरीके अलग अलग हो जाएंगे, यानी आप a की घात m करके फिर उसका nवां मूल निकालो, या फिर a का nवां मूल निकाल के फिर उसकी घात m करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, इक्वल है। ओके,
अब हम इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से ही हम इसको समझ पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इसको हटा देता हूं, साफ कर देता हूं, इरेज कर देते हैं इसको। देखिए आप, हमने क्या देखा था कि एक, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, उसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हम इसको 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। एक हमने क्या लिखा था कि कोई संख्या है जिसकी, मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, इसकी घात 2/3 है, तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की घात 1/3 का गुणा हुआ 2 से, तभी 2/3 बना है। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 5 की घात 1/3 गुणा 2, और एक को लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 1/3। मान बराबर आएंगे, लेकिन इसमें लिखने का तरीका ये हो जाएगा, 5 की घात 1/3 करो, फिर घात 2 लगाओ, और इसमें है 5 की घात 2 लगाओ, फिर उसकी घात 1/3 करो। घात के ऊपर घात और गुणा हो जाता है, तो हमने गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। 1/3 2, 2 1/3 बराबर आएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 5 का क्यूब रूट, 5 का घनमूल निकालो, फिर उसकी घात 2 करो, या फिर 5 की घात 2 करो और फिर पूरे का घनमूल निकालो, तो ये दोनों बराबर होंगे। ओके, ये दोनों बराबर होंगे, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अंडरूट होता है तो 1/2, क्यूब रूट होता है तो 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। वर्गमूल होता है तो 1/2, घनमूल होता है तो 1/3 लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2 क्या होता है? 4 की घात 3 इंटू 1/2 होता है। 3 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 हो गई। हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका। गुणा में घातें आगे पीछे, देखिए आप, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 3/2 को जो है 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, और गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे एक तो लिख दिया 4 को 3 इंटू 1/2, एक 4 की घात 2 1/2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, चलता है। अब देखिए आप, इसको और अलग तरीके से अगर हम करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 की घात 3 पूरे की घात 1/2, और इसको लिख सकते हैं 4 की घात 2 1/2 और फिर पूरे की घात 3। यानी घात के, देखिए आप, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर इसमें पहले 4 की घात 3 लगा के फिर घात 1/2 लगाया, इसमें 4 की घात 1/2 लगा के फिर घात 3 लगाया, तो मान इसका लगभग लगभग जो है वो सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा? देखिए आप, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3 फिर पूरे का अंडरूट ले लिया, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का अंडरूट ले लिया और फिर पूरे की घात 3 लगा दी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आप, 4 की घात 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, लिख सकते हैं। 4 को 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो पूरे को हम 4 की घात 3 को लिख सकते हैं 64। ठीक है, 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 8 64। अब इसका अंडरूट निकाल रहे हैं, यानी घात 1/2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 8। अब ये इसका उत्तर 8 कैसे आया? तो आप देखिए आप, ये घात, ये वर्गमूल है, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8 की घात 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। देखिए आप, 1/2 को ही अंडरूट बनाया था हमने, तो ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया 8 की घात 2 और ये हो गया 1/2। जो अब घात के ऊपर घात आती है तब इनका गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 2 इंटू 1/2 यानी 2 से 2 कट गया, यानी 2 इसका उत्तर। आई बात समझ में? सॉरी, 8 की घात 2, तो 2 से 2 कट गया, 8 की घात 2
8 का स्क्वायर ही होता है 8 इंटू 8, फिर इसकी घात 2 हो गई और उसकी पूरे की घात हो गई 1/2। 2 से 1/2 कट गया तो इसका 8 की घात क्या मान आया, 8 की घात 1 यानी 8। इसका उत्तर 8 होता है। ठीक है, आई बात समझ में। एज इट इज इसी को भी कर सकते हैं। 4 की घात 1/2 है, अंडरूट यानी 1/2। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, फिर उसकी घात क्या है 1/2। अंडरूट का मतलब 1/2 ही होता है। फिर पूरे की घात हम 3 कर देंगे, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2, फिर घात हो गई 1/2, फिर पूरे की घात हो गई 3। अब देखिए आप, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 2 इंटू 1/2, घात का आपस में गुणा हो गया, फिर इसकी घात 3। 2 से 2 तो कट गया यानी 2 की घात 1 यानी कि 2 बच गया और इसकी घात हो गई 3। 2 की घात 3 होता है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये मान और ये मान बराबर आएगा। आप भले इस ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, मान सेम आएगा। ओके, अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, अब इसके बारे में कुछ घातांक के नियम है। वो नियम कौन कौन से, तो सबसे पहली चीज घातांक के नियम में कौन कौन से हो गए। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, ए जो है 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है। ए जो है 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है। ए 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है। और m और n, m और n, सॉरी m और n तो नहीं है, m और n तो अभी जो था वो उसमें हो गया। अब कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए p और q। p और q परिमेय संख्या है, जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर है। ए तो 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, p और q परिमेय संख्या है। तब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखिए, पहला क्या बोल सकते हैं हम। पहला तो है, मान लीजिए a की घात p और a की घात q, a की घात p और a की घात q। चलिए q को छोटा ही ले लेते हैं, p और q छोटे ही ले लेते हैं, स्मॉल लेटर वाले। ठीक है, और इनका गुणा है। तो ये हमने देखा था कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। ए दोनों सेम है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी p प्लस क्यू हो जाएगा। ए की घात p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नियम क्या कहता है कि a की घात p बटा a की घात q। ठीक है, भाग में क्या होगा, आधार समान है तो घातें घट जाती है, घातों में माइनस हो जाता है, पावर को लेस किया जाता है, यानी सब्ट्रैक्शन किया जाता है। जैसे कि बेस सेम है, इसमें बेस सेम है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो पावर का सम हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। इसमें आधार समान है लेकिन भाग दे रहे हैं, तो इसमें घातें जो है घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर जो है लेस हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा पावर का। तो a की पावर p माइनस क्यू हो गया, a की घात p माइनस क्यू हो गया। एक हमने अभी देखा था कि a की घात p है, फिर पूरे की घात q है, तो यहाँ पर घात के ऊपर घात होती है तो घात का गुणा हो जाता है, p इंटू क्यू, a की पावर p इंटू क्यू। ठीक है, a की पावर p फिर q है, तो घात के ऊपर घात हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यानी कि घात का जो है गुणा हो जाएगा। अब देखिए आप, एक और है, जैसे यहाँ पर आधार समान था, घातें अलग अलग थी। अब आधार अलग अलग ले लेते हैं, मान लीजिए a और b, आधार अलग अलग है और घातें सेम कर देंगे, जो पावर है वो सेम हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें आधार समान था, घातें अलग अलग थी, इसमें आधार अलग अलग है, घातें समान है। इसमें बेस जो है वो इक्वल है, पावर अनइक्वल है। यहाँ पर जो है बेस अनइक्वल है, बेस समान नहीं है,
लेकिन जो पावर है वो इक्वल है, समान है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पावर को ऐसे का ऐसे, घात को ऐसे का ऐसे रख देंगे और a और b का गुणा कर देंगे। ओके, गुणा के रूप में है तो गुणा कर देंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए 2 की घात 1, 3 की घात 1, ठीक है, यानी कि 2 × 3 हो गया, आपस में गुणा करेंगे तो क्या आया, 6। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आपस में गुणा भी कर देंगे 2 × 3 और पूरी घात को कॉमन ऐसा कैसे रख देंगे, जैसे ये रख दिया, तो 3 × 2 क्या होगा, 6, और 6 की घात 1 क्या होता है, 6 ही होता है। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे जो ये आसानी से समझने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा, जो सहायक होगा। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इसको समझते हैं। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20, इसमें लिखा हुआ सरल करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। सरल कीजिए, क्या सरल करना है, अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, उसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि 2 की घात तो है 2/3, 2 की घात 2/3, फिर उसका गुणा करना है 2 की घात 1/3 से। तो हमने ये क्या देखा था, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर आधार सेम है, जो बेस सेम है, आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो आधार को एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं और घातों, उनकी जो घातें है वो जुड़ जाती है, जो बेस है उनको ऐसा कैसा लिख देते हैं और पावर जो है उनका सम हो जाएगा। तो कैसे होगा, 2 की घात 2/3 प्लस 1/3, आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो घातें जुड़ जाती है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो फिर पावर जुड़ जाएगी। तो कैसे होगा, ये दोनों रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इनकी घात जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इनका जो है हर जो है डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 का 2 तो रह गया ऐसा, बेस जो है एज इट इज ऐसे ही रह गया, 3 और 3 का हो गया एलसीएम 3, तो ये हो गया 2 + 1, 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का 2, 2 और 1 3/3, ठीक है, 3/3, तो 2 की घात 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 1 यानी 2, इसका आंसर क्या आ गया 2, इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल 20 जो है उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बटा 3 की घात 5, 1/3 की घात 5, और इस पूरे की घात जो है वो 4 है। तो हमने क्या देखा था इसमें, सॉरी इसमें लिख रखा है 3 की घात 1/5, क्या लिख रखा है 3 की घात 1/5, 3 की घात 1/5 और फिर पूरे की घात 4 है। तो हमने ये देखा था कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/5 का गुणा कर दिया 4 से, तो 3 की घात 4/5, ऊपर ऊपर का गुणा हो गया 4 एकम 4/5, तो 3 की घात 4/5, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 जो है उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन,
थर्ड नंबर तीसरा क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है 7 की घात है 1/5 बटा 7 की घात है 1/3। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। तो हमने देखा था कि जब बेस इक्वल हो, आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, तो भाग के अंदर घातें घट जाती है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो घातों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, घातें लेस हो जाएगी। तो कैसे होगी, 7 का 7, ये तो हो गया 1/5 में से 1/3 को लेस कर दो। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो सब, जब हम ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर है तो इसको घटाएंगे कैसे, इनको एलसीएम से घटाएंगे लसअप लेके। तो 5 और 3 का लसअप हो गया 15, 5 का 15 में भाग दिया, डिवाइड किया 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया 3, माइनस का माइनस, 3 का भाग 15 में दिया 5, 5 को 1 से किया गुणा 5, 3 को 15 से डिवाइड किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है। तो और ये नीचे बेस जो है आधार 7 का 7 ही रह गया, और ये इसकी पूरे की घात हो गई, पावर हो गई। तो 7 का 7, 3 में से 5 को लेस करेंगे तो माइनस का 2/15। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 की घात -2/15, या फिर 7 की पावर -2/15। ये इसका आंसर है। अब इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हटा दें इसको। अब देखिए आप उदाहरण नंबर 20 एग्जाम्पल 20 का लास्ट है, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। वो लिखा हुआ है 13 की घात 1/5, 13 की पावर 1/5, और 17 की घात 1/5, 17 की पावर 1/5। तो हमने हर जगह देखे थे आधार समान है, घातें अलग होती है तो जुड़ जाती है, यहाँ आधार ही अलग है। जब बेस इक्वल हो तो जो पावर है उसका सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो बेस ही इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पावर को एज इट इज ऐसा कैसा लिख देते हैं, घात को ऐसा कैसा लिख देते हैं, और जो आधार है उनका गुणा कर देते हैं, जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 13 × 17 जो है वो लगभग होता, लगभग तो क्या 221 होता है, 221, और इसकी पूरे की पावर 1/5, 1/5, ये इसका उत्तर है। 221 की घात 1/5 जो है, आधार अलग अलग है तो आधार का गुणा कर देंगे, और आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर तो आधार ही अलग अलग है तो हमने आधार को गुणा कर दिया। ये थे अपने एग्जाम्पल नंबर 20, उदाहरण नंबर 20। एग्जाम्पल 20 कंप्लीट है। उसके बाद में प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है। अब प्रश्नावली करते हैं। अब देखिए आप प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज जो है 1.5 है। एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज 1.5। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। अब पहले का भी पहला सवाल है, पहले का भी पहला सवाल है कि 64 की घात 1/2। इंग्लिश मीडियम वाले पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर 1/2। तो अब इनके सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको तोड़ देंगे, खंडों में विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे? अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 8 × 8 64 हो गया, इसकी घात 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, 64 को लिख दिया 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 × 2 × 2,
2 दूना 4, 4 दूना 8, और फिर 8 को 8 से गुणा कर दिया तो भी 64 आ गया। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो ये तो हो गया 8 की घात 2, 8 की पावर 2, और फिर पूरे की घात 1/2 अंडरूट है, और घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 2 से 2 कट गया यानी 8 की घात 1 यानी 8 इसका उत्तर है। आप इसको चाहे तो भी कर सकते हैं, 2 2 2 2 2 2, ये 6 बार 2 है तो 2 की घात 6, फिर पूरे की घात 1/2। 64 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे तो हमने कर दिया, इसका आंसर 8 आया। 64 को हम ये लिख सकते हैं, फिर इस पूरे की घात 1/2, ये 2 की घात 6, 1/2, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 2 का भाग 6 में गया 3 बार यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी कि 8 इसका उत्तर है, 8 इसका आंसर है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है, यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला लगा है a की घात m फिर पूरे की घात n, तो a की घात mn, ये फॉर्मूला लगा है, ये सूत्र लगा है। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। mn का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है ना, a की घात m × n, इसको हमने mn लिखा है। ओके, इसको हटा देते हैं। ये दोनों तरीके आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। और यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह ये फॉर्मूला लगा है, ये वाला सूत्र लगा है। प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल चल रहा है, पहला क्वेश्चन है। उस पहले में भी अब सेकंड नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले का भी सेकंड है, पहले का भी दूसरा क्वेश्चन है। वो है 32 की घात 1/5, 32 की पावर 1/5, 32 की घात 1/5। तो पहले तो 32 को आप अलग अलग भागों में इसके गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, 2 × 2 × 2, 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 32 को, और इस पूरे की घात 1/5, 1/5, ठीक है। अब आप देखिए 2 की घात कितनी हुई, 5, और इस पूरे की घात 1/5। अब आप देखिए 2 की घात तो 5 है, और घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि a की पावर m है, a की घात m है, और फिर पूरे की घात n है, तो a की घात क्या हो गई, m × n, ठीक है, घातों का गुणा हो जाएगा। a की घात m × n होता है a की घात mn, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की घात 5 और 2 की घात 5 तो हो गई, और 1/5 का इससे गुणा हो जाएगा, घात से गुणा हो जाएगा, तो 2 की 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 1 यानी 2 × 2, एक बारी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 2, इसका उत्तर जो है 2 है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, प्रश्नावली 1.5 जो है, एक्सरसाइज 1.5 है, उसका दूसरा तो हो गया था, अब करते हैं तीसरा। दूसरा तो हो गया था, अब करते हैं तीसरा। सेकंड तो हो गया था, थर्ड करते हैं। 125 की घात 1/3, ये सवाल है 125 की घात 1/3। अब देखिए आप 125 के गुणनखंड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 25, 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। 125 को ये लिख सकते हैं, ये हम इसका हल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, 5 × 5 × 5 125 हो गया, फिर पूरे की घात हो गया 1/3, 5 को लिख दिया 3, 5 की घात 3, ये 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3,
5 की पावर 3, 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 गुणा में होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दिया 5 की घात 1/3 लिख सकते हैं, और इस पूरे की घात हो गई 1/3। 5 घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 इंटू 1/3, घात के ऊपर घात होते ही घातों का गुणा हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की घात 1, यानी कि इसका उत्तर आ गया 5। इसका आंसर आ गया 5, 5 इसका उत्तर है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगा, सूत्र कौन सा लगा, a की घात m की घात n, ये सूत्र लगा है, ये फॉर्मूला लगा है। तो इसमें हो गया a की घात m इंटू n, यानी a की घात mn। ठीक है, इस सूत्र का हमने प्रयोग किया यहाँ पर, जो घातों का गुणा किया है, इस सूत्र के अनुसार हमारा ये उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 5। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, पहला सवाल प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल कंप्लीट है, पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब देख, इसका दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी यही लिखा हुआ, ज्ञात कीजिए, फाइंड, हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2, ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरे का पहला है 9 की घात 3/2। ओके, तो अब देखिए आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं। हल में 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, फिर पूरे की घात 3/2, 3 इंटू 3 पूरे की पावर 3/2, 3/2। ठीक है, 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, फिर पूरे की घात 3/2। अब देखिए आप, एक सूत्र है, कौन से सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, a की घात m और पूरे की घात n होता है, तो a की घात mn। इस सूत्र का प्रयोग किया हमने, इस सूत्र का प्रयोग किया, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा कर दीजिए आप। इस सूत्र के अनुसार क्या हो गया, तो 3 की घात 2 है और इसको 2/3, सॉरी 3/2, 3/2 लिखा हुआ है, 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 3 की घात 3 बचा, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 3 बचा, 3 की घात 3 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका उत्तर हो गया 27, इसका आंसर है। ओके, इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, इसका दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है, दूसरे का दूसरा है, सेकंड का सेकंड, 32 की घात 2/5, 32 की पावर 2/5। तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, इसको 32 को इसके गुणनखंड में विभाजित कर देंगे, इसके जो भी फैक्टराइज होते हैं, क्या करते हैं उसको, तो उसको जो है इसके गुणनखंड में विभाजित कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो 32 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, वापिस 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ऐसे लिख देंगे। और इस पूरे की घात जो है वो लिख देंगे 2/5। अब देखिए आप, इसको 2 की घात 5 लिख सकते हैं, 2 5 बार है गुणा के रूप में, और इस पूरे की घात होगी 2/5। यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र कौन सा है, a की घात m है और पूरे की घात n है, तो a की घात, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी कि a की घात mn। ओके, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो कैसे होगा, 2 की घात 5 और पूरे की, फिर इसको गुणा कर देंगे 2/5 से,
5 से 5 कट गया, यानी 2 की घात 2, 2 दूना 4 इसका उत्तर, 4 इसका आंसर है। 4 इज द आंसर। चार इसका उत्तर है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, इसमें दूसरे का तीसरा सवाल है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, और दूसरे का तीसरा सवाल ये कह रहा है कि 16 की घात 3/4, 16 की पावर 3/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 16 के जो है गुणनखंड के रूप में इसको बांट देंगे। तो गुणनखंड के लिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसका हल क्या करेंगे? 16 को 4 बार 2 के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। और फिर पूरे की घात 3/4, तो 2 की घात कितनी हो गई, ये 4 हो गई, और पूरे की घात हो गई 3/4। अब इसमें भी हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र कौन सा? कोई भी संख्या है उसकी घात m है और पूरे की घात n हो, तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो a की घात mn, ओके, a की घात mn। तो इसके भी घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा कर दीजिए आप, तो 2 की घात 4 और 3/4, ठीक है। 2 की घात 4 और उसकी भी घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। तब आप देखिए 4 से 4 कट गए तो बच गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना, तो इसका उत्तर हो गया 8। 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 8 इसका उत्तर है। 8 जो है वो इसका उत्तर है। अब इसको भी हटा देते हैं, दूसरे का तीसरे को भी हटा देते हैं। अब है दूसरे का चौथा, सेकंड का 4th नंबर क्वेश्चन है, वो है 125 की घात -1/3, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। हम प्रश्नावली 1.5 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं, उसका दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, सेकंड का 4th है कि 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3 हम कर रहे हैं, सॉरी माइनस का 1/3 दिख रहा है, तो माइनस का 1/3 हम करेंगे। तो माइनस के 1/3 को करने के लिए कैसे करेंगे? इसके आपके दो मेथड है, दोनों तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम पहला मेथड है, सॉल्यूशन हम इसके दो तरीके से कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो आप देखिए कि सीधा किसी की घात माइनस में हो, एक तो सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं, दोनों तरीके आंसर सेम आएंगे। पहले सॉल्यूशन में क्या है कि घात माइनस में हो तो घात बटा में चली जाती है, इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की घात 1/3 लिख सकते हैं, घात प्लस में हो जाएगी। अब देखिए आप 125 को कैसे लिख सकते हैं, ये 1/5 इंटू 5 इंटू 5, 55 और 25 पंजे 125, फिर इस पूरे की घात जो है 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आप 5 इंटू 5 इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है, 1/5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। ऊपर एक ऐसा कैसा रहेगा, नीचे कोई सॉल्व कर रहे हैं हम, 125 की घात 1/3 हो गया, प्लस में बन गया, फिर 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 में लिख दिया, पूरे की घात 1/3, ये जो हो गया ये 5 की घात 3 और ये घात 1/3। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा, तो घातों का गुणा करेंगे हम, वही है एज इट इज, वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, a की घात m और पूरे की घात n हो तो a की घात m इंटू n, यानी a की घात mn, ठीक है। अब ये घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 5 की घात 1/3 और 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट गया, यानी 1/5 की घात 1, 5 की घात 1 5 ही होता है, 5 एकम 5, तो इसका आंसर आ गया, इसका उत्तर आ गया 1/5, सॉरी इसका उत्तर क्या आ गया 1/5, 1/5 इसका आंसर है। अब इसका दूसरा तरीका भी है,
दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको 125 को सीधा लिख देते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और फिर पूरे की घात माइनस का 1/3 लिख दिया। 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 और पूरे की घात माइनस 1/3। अब देखिए, आप घात के ऊपर घात हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, घातों का गुणा हो जाएगा। तो 5 की घात 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, यानी कि 5 की घात -1, 5 की घात -1 इसका उत्तर है। अब 5 की घात -1 को लिख सकते हैं 1/5 की घात 1, यानी कि इसका उत्तर आ गया 1/5 इसका आंसर है। ठीक है, ये घात नीचे जाते ही प्लस हो गई, और किसी की घात 1 होता है तो उसका मान वही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1/5। देखिए आप, ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि मान लीजिए कोई संख्या है a, उसकी घात -1 होता है, तो उसको लिख सकते हैं a की घात 1/a की घात 1, 1 में घात जाने के बाद प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये 1/a के बराबर हो गया। आई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, माइनस वाला नीचे जाते ही प्लस में बन गया, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में सब बराबर के निशान है, यानी मान बराबर है इसके। ठीक है, और हाँ, इसमें एक शर्त है, a 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाली संख्या 0 हो गई तो मान अनंत आ जाएगा। ठीक है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के लिए ये बात एकदम परफेक्ट है। a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको आगे करें, इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए आप दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा सवाल जो है, इसके भी 4 सवाल है इसके अंदर, वो चारों के चारों कंप्लीट हो गया। दूसरे जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन के 4th क्वेश्चन है, जो भी कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, दूसरा नंबर का सवाल पूरा हो गया है। अब तीसरे नंबर का सवाल, तीसरे नंबर का जो सवाल है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वो है सरल कीजिए, सिंप्लीफाई, सरल करना है। अब तीसरे के जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, तीसरे का पहला, दो की घात 2/3, 2 की पावर 2/3, इसको गुणा करना है 2 की घात 1/5 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 की पावर 1/5 से। तो हमारे को ये एक पता ही है, ये फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के थ्रू ही हम इसको गुणा करेंगे कि मान लीजिए कोई आधार समान है, बेस इक्वल है और घातें अलग अलग हो, बेस इक्वल है और पावर अलग अलग हो, तो फिर क्या करते हैं, आधार को, बेस को ऐसा कैसे लिख देते हैं और घातों का सम हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, बेस इक्वल है तो पावर का सम हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। तो कैसे जुड़ेगी ये? इस फॉर्मूले से हम करेंगे, 2 को ऐसा कैसा लिख देंगे, और ये है 2/3 प्लस 1/5। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को सॉल्व करने के लिए हम पहले लेते हैं एलसीएम। 2 का 2, 3 और 5 का लसअप आ गया 15, तीनों पंजे 15। ठीक है, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से किया 10, प्लस का प्लस, 5 का भाग 15 में 3, 3 को 1 से किया, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये 2 का 2, 13/15। तो इसका उत्तर आ गया 2 की पावर 13/15। ठीक है, 2 की घात 13/15। ये हो गया तीसरे का पहला, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर आगे देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अब है तीसरे का दूसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड,
तीसरे का दूसरा, थर्ड का सेकंड, तीसरे का दूसरा सवाल ये कह रहा है 1/3 की घात 3 जो है, तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है 1/3 की घात 3, और फिर इस पूरे की घात आप 7 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसको सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर देते हैं। देखिए आप दोनों तरीकों से आप आंसर तो सेम ही आएगा वैसे। एक तो सॉल्यूशन ये रहा, एक हल ये और एक हल ये, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका तो आप देखिए क्या करते हैं। पहला तरीका है 1 की घात 7 ले लीजिए, क्या करेंगे इसके बराबर होगा ये 1 की घात 7 ले लीजिए आप, और नीचे 3 की घात 3 तो था ही, इसकी भी घात आप 7 ले लें। ठीक है, अब देखिए आप घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। 1 की घात कितनी भी होगी, 1 की पावर कितनी भी होगी, उसका मान 1 ही होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 की घात कितनी भी होगी उसका मान 1 ही होता है, 1 की पावर जितनी भी होगी उसका वैल्यू जो है 1 ही होगा। और नीचे जो है घात के ऊपर घात है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की घात 3 × 7। ठीक है, तो ऊपर तो 1 का 1, नीचे 3 की घात 7 या 21। ठीक है, तो इसका मान आ गया 1/3 की घात 21, 1/3 की पावर 21, ये इसका मान है। फिर दूसरा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप देखिए सबसे पहली चीज की ये जो घात है नीचे 3, ठीक है, तो अब आप देखिए एक फॉर्मूला लगता है, हमने ये देखा था कि 1/a की घात कोई भी m है, अगर ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, a की घात -m, या फिर a की घात एक -m होता है तो उसको 1/a की घात m लिख सकते हैं। देखिए आप a की घात माइनस में हो तो 1/, में लिख सकते हैं, और बटा में हो तो उसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगी। घात का निशान, पावर का साइन चेंज हो जाएगा जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे भी एज इट इज़ वैसा ही होगा। ये 3 की घात 1/3 की घात 3 है, उसको लिख सकते हैं 3 की घात -3, ऊपर जाते घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, 1/3 की घात 3 हो गया, 3 की घात 3 -3, सॉरी 3 की घात -3, 1/3 की पावर 3 जो है 3 की पावर -3 हो गया ऊपर जाते ही, और पूरे की जो घात है वो 7 है। अब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, गुणा होता है। जैसे a की घात m और ऊपर घात n है तो a की घात m × n गुणा होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ करेंगे तो 3 की घात -3 है, इसका गुणा कर दिया 7 से, तो 3 की घात 7 या 21, माइनस का माइनस, तो 3 की घात -21 इसका उत्तर है। अब आप देखिए आप a की घात -m है तो इसको बटा में लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 1/3 की घात प्लस का 21, ये मान और ये मान सेम बराबर है। इस दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका आंसर है। ये इसका आंसर है और इधर भी ये इसका आंसर है, तो सेम आंसर है इन दोनों का। इसके ये दोनों आंसर जो है वो सेम है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए आप तीसरे का तीसरा, थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। वो सवाल क्या है अपना, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि 11 की घात 1/2, 11 की पावर 1/2, फिर पूरे का भाग, इसमें भाग किसका देना पड़ेगा, 11 की घात 1/4 का। ठीक है, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, 11 की घात 1/2 में 11 की घात 1/4 का भाग देना है। तो ये भाग देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ही, हम एज इट इज उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि जैसे फॉर्मूला क्या लगेगा, कोई भी आधार समान है, बेस इक्वल है और घात अलग अलग है, और अगर भाग में है तो आधार समान है तो आधार को ऐसे ही लिख देंगे और घात माइनस में चली जाएगी। आधार समान है, घातें अलग अलग है,
तो घाते माइनस कर दो, 1/2 में से 1/4 घटा दो। तो अपन को ये पता है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे, 11 का 11 लिख दिया, इसका लसअप हो गया, एलसीएम हो गया 4, 2 का गया भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 को 1 से किया गुणा 1, यानी कि 11 की घात 2 में से 1 सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो 2 में से घटाएंगे इसको, 2 में से 1 गया 1/4, यानी 11 की घात 1/4 इसका उत्तर है। 11 की पावर 1/4 इज द आंसर। 11 की पावर 1/4, 11 की घात 1/4 जो है इसका आंसर है। ये हो गया तीसरा सवाल का तीसरा, थर्ड का थर्ड है। अब इसको हटा देते हैं। देखिए आप, तीसरा का तीसरा तो कंप्लीट हो गया, तीसरे का तीसरा हो गया, जिसका उत्तर आया था हमारे 11 की घात 1/4। अब तीसरे का चौथा, जो इस प्रश्नावली इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का चौथा, थर्ड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वो है 7 की घात 1/2, 7 की पावर 1/2। इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा किससे करना है, 8 की घात 1/2 से, 8 की पावर 1/2 से। ठीक है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा, देखिए आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आधार अलग अलग है, बेस अलग अलग है, एक में ए है एक में बी है, लेकिन घाते सेम है, पावर सेम है। मान लीजिए पी इसकी पावर है, फिर हम इसका गुणा करेंगे। आधार समान होता तो घाते जुड़ जाती, बेस इक्वल होते तो पावर ऐड हो जाती, पावर का सम हो जाता, लेकिन बेस ही इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पावर को ऐसे कैसे लिख देंगे, घात को ऐसा कैसे लिख देंगे, और जो आधार है अलग अलग है, इन दोनों का गुणा कर देंगे हम। तो a इंटू बी की घात p, जो घात तो सेम है तो घात को ऐसे कैसे लिख दिया, और 7 और 8 को गुणा कर दिया, तो 8 और 7 56, और पूरे की घात 1/2। ठीक है, 56 का 1/2 यानी वर्गमूल निकाला है। ठीक है, अंडरूट निकाला, तो 2 अंडरूट भी लिख सकते हैं वर्गमूल को, या सीधा अंडरूट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडरूट 56 इसका उत्तर है, अंडरूट 56 इसका आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरूट 56 की घात 1/2, 56 की पावर 1/2, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, अंडरूट ही होता है घात 1/2 का मीनिंग। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और फॉर्मूला जो है, जो सूत्र है, वो ये वाला लगेगा। ओके, तो ये हमारा जो है प्रश्नावली 1.5 पूरा है, एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट है। अब देखिए आप, इसमें कुछ बातें हैं, पहले इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज 1.5 पूरी है, जिसके 3 क्वेश्चन पूरे हो गए, 3 सवाल कंप्लीट हो गए, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इस पार्ट के कुछ सारांश है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि मान लीजिए कोई संख्या r है, तो इस संख्या r को परिमेय संख्या कब कहा जा सकता है। इस r को परिमेय संख्या तब कहा जा सकता है जब उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, और जहां पर p और q जो है वो कोई न कोई पूर्णांक हो, इंटीजर हो, और जो नीचे वाली संख्या जो q है, q स्मॉल में है ना, तो स्मॉल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। p और q पूर्णांक है, और नीचे वाली संख्या जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि किसी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या s है, इसको तो परिमेय संख्या कब कहा जाएगा, इसको देखिए आप, मान लीजिए कोई संख्या r है, इस r को परिमेय संख्या तब कहा जा सकता है जब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न में बटा में लिख सकते हैं। p और q कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, और जो q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाली संख्या q जो है 0 नहीं है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि कोई संख्या मान लीजिए s है, इसको आप अपरिमेय संख्या
इररेशनल नंबर। इस संख्या s को अपरिमेय संख्या तब कहा जा सकता है जब ये p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ये तो लिखी जा सकती थी तब परिमेय थी, और इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और ये p बटा q में p और q कोई न कोई पूर्णांक होगा, और q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। यानी कि परिभाषा सेम है, लेकिन इसमें इस रूप में लिख सकते हैं और इसको इस रूप में नहीं लिख सकते। अब देखिए आप, परिमेय संख्या जो है, ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, जो दशमलव प्रसार है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार या तो फिर होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत होगा, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, भाग शांत हो गया। या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, तो वहां पर फिर कोई ना कोई पुनरावृत्ति होगी, तो कोई ना कोई खंड होगा पॉइंट में, वो रिपीट होगा। ठीक है, वो पुनरावृत्ति का खंड हमें रिपीट होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। अनवसानी, अशांत पुनरावृत्ति को कहते हैं अनवसानी आवर्ती। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, साथ ही ये संख्या जिसका दशमलव प्रसार कोई भी, और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, एज इट इज, अशांत या अनवसानी, अशांत या अनवसानी। ठीक है ना, देखिए आप, परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर अशांत हुआ तो पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में अशांत या अनवसानी हो गया तो फिर पुनरावृत्ति उसमें हो गया, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति नहीं होगी कहने का अर्थ ये है कि अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब देखिए आप, इसको वापस समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है वो परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है परिमेय संख्या कहलाती है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है। साथ ही वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, और ये जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और अपरिमेय संख्या है, यानी इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर, सबको साथ लेने पर हमें क्या मिलता है? तो हमें वास्तविक संख्याओं का संग्रह मिलता है, यानी कि सारी संख्याएं मिलकर जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रेशनल इरेशनल का सबका जो है कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन जो है रियल नंबर होगा। ओके, ये भी हमने इस चैप्टर में देखा था, इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और हमने इस चैप्टर में क्या देखा था? तो पहले तो इसको हटा देते हैं। देखिए आप, इसको वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि याद रह जाएगा कि संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पर p और q पूर्णांक और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इस रूप में हम लिख सकते हैं। संख्या s को अपरिमेय संख्या तब कहा जा सकता है जब इसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां पर p और q कोई पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय हो गई रेशनल। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो इररेशनल हो गई, अपरिमेय। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो, लेकिन उसमें रिपीटिंग हो जाएगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। साथ ही कहने का अर्थ यह है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है परिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। साथ ही वो संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है अपरिमेय होती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये तो हो गया अपना। अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हमने क्या क्या देखा था इस चैप्टर में, और क्या क्या पढ़ा था। तो मान लीजिए कोई r एक परिमेय संख्या है, r कोई एक परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है, ठीक है, और s कोई अपरिमेय संख्या है, और s कोई अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हमने इसके बारे में और क्या क्या पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों की जोड़ करेंगे यानी ऐड करेंगे या सम करेंगे, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी घटाएंगे, बाकी करेंगे, तो ये हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। जोड़ करो या घटाओ, ऐड करो, सम करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, तो हमें अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर होती हैं ये संख्याएं हमें जोड़ करने या घटाने पर। लेकिन अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा करें या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग करें डिवाइड करने पर, हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यानी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ें, घटाएं, भाग करें या गुणा करें, सब में क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलती है। लेकिन एक चीज और है, एक शर्त है इसमें, ये जो r है गुणा और भाग में r जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। गुणा और भाग में r जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि r जो है परिमेय संख्या है, उसको अपरिमेय से गुणा किया, r जो है रेशनल है, उसको इर्रेशनल से गुणा किया या फिर भाग भी किया, ठीक है। तो r जीरो होने से क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे जीरो मिलेगा, और जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो भी जीरो मिलेगा, और जीरो अपरिमेय नहीं होती है। जीरो परिमेय होती है, रेशनल होती है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। बाकी के लिए सारा मामला सही है। आई बात समझ में, जीरो को गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो परिमेय होती है, रेशनल होती है। जीरो में किसी संख्या को भाग देंगे, किसी संख्या का भाग देंगे तो भी जीरो ही होता है, जीरो परिमेय आ जाएगी फिर। इसलिए यहाँ पे शर्त रखी हुई है r जीरो नहीं होना चाहिए गुणा और भाग में, बाकी सब चलेगा। और देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था। इस चैप्टर में देखा था धनात्मक वास्तविक संख्याओं। देखिए आप, a और b जीरो से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, जीरो से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, यानी कि a और b जो है ये दोनों क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इनमें हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या सर्व समीकरणें देखी थी, ठीक है। ए और बी के संबंध में हमने कौन कौन सी देखी थी कि अंडरूट में अगर ए और बी का गुणा किया हुआ है तो आप इसको अंडरूट ए का गुणा और अंडरूट बी का गुणा अलग अलग है तो आप इसको अंदर गुणा साथ में कर सकते हैं, साथ में है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। या फिर भाग में भी हमने देखा था कि ए और बी का भाग देके, ए में बी का भाग देके डिवाइड करके फिर हम अंडरूट निकालें, या फिर एक का अलग से और फिर बी का अलग से अंडरूट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, अंडरूट निकाल के फिर डिवाइड करेंगे। ए में बी का भाग देके फिर अंडरूट निकालेंगे तो ए का अलग अंडरूट निकाल के बी का अलग अंडरूट निकाल के भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणा में ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, भाग में भी अलग अलग लिख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, और देखा था हमने कोई भी दो संख्याएं हैं, पहली प्लस दूसरी और पहली माइनस दूसरी, कोई भी दो संख्याएं पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी, तो हमने ये पता था कि पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो ये मान आ जाएगा अपने पास a माइनस बी। घात 2 से घात 1/2 कट जाएगी
और a बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हमने ये पढ़ा था। इसी तरीके से हमने और क्या पढ़ा था, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इस बार अंडरूट यहाँ से हटा दिया है, b का नहीं हटाया है। तो और क्या पढ़ा था हमने कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है, इसका तो हमने क्या पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, तो ये पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो पहली संख्या का स्क्वायर तो ऐसा कैसा हो गया, a स्क्वायर, ये घात 1/2 से 2 कट जाएगी, यानी कि b की घात 1 ही रहेगी, यानी b रहेगा a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने, और हमने क्या पढ़ा था, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडरूट a प्लस अंडरूट b, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का होल स्क्वायर किया, यानी इसको इसी से गुणा किया, यानी अंडरूट a प्लस अंडरूट b को अंडरूट a प्लस अंडरूट b से गुणा कर दिया, पूरी संख्या को वापस इसी से ही गुणा कर दिया। तो इसका हमारे पास मान आया था a स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर हो गया एक a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि ये तो आया था a स्क्वायर प्लस 2 अंडरूट ए बी, अंदर लिख सकते हैं इस सूत्र से, अलग अलग है तो उसको अंदर भी लिख सकते हैं। और फिर ये घात 1/2 है तो 1/2 से 2 कट जाएगी, यानी कि यही रहेगी, यानी कि इसमें भी 1/2 से 2 कट जाएगा तो a रहेगा। तो यानी कि अंडरूट a प्लस अंडरूट b का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हुआ, a प्लस 2 अंडरूट ए बी प्लस b, यहाँ पे 2 का अंडरूट ए बी से गुणा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं, और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था वो देखेंगे। अब इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए, और इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा था, तो हमने ये देखा था कि 1/अंडरूट a प्लस b, मान लीजिए कोई संख्या है, पहली संख्या का अंडरूट निकाला और दूसरी कोई दूसरी संख्या है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें देखा था हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसमें हर का परिमेयकरण यानी हर से अंडरूट को हटाना था और एक अच्छी सी परिमेय संख्या हमें लानी थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, तो 1/अंडरूट a प्लस b के हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसे इसके विपरीत निशान, यानी कि इसके विपरीत निशान वाले से, जैसे कैसे, तो आप इसमें क्या देखेंगे हमने कि 1/अंडरूट a प्लस b के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे हम अंडरूट a माइनस b से गुणा करते हैं और अंडरूट a माइनस b से भाग भी करते हैं, यानी कि इसका हम अंडरूट a माइनस b पूरे का गुणा करते हैं, या फिर इसको हम इससे गुणा करते हैं और इससे भाग देते हैं, कैसे भी लिखिए। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन, हर का परिमेयकरण करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते थे वो हमने पूरी एक्सरसाइज में देख रखा है। ठीक है, यहाँ से अंडरूट हटा देते थे हम इसको। ठीक है, इसके अलावा और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने और क्या देखा, मान लीजिए ये कोई संख्या है वो 0 से बड़ी है, ये कोई संख्या वो 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, 0 से बड़ी एक रियल नंबर है, 0 से बड़ी एक वास्तविक संख्या है, और p और q परिमेय संख्या है, p और q परिमेय संख्या है। तब हमने क्या क्या देखा था उसमें, अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हो और फिर गुणा हो तो आधार के ऊपर घातें जुड़ जाती है। एक तो ये देखा था a की पावर p इंटू a की पावर q बराबर a की पावर p प्लस q। और क्या देखा था, अगर आधार समान है, इसकी पावर q p और इसकी पावर q है,
आधार समान है, घातें अलग अलग है और भाग में है, गुणा में तो जुड़ रही थी, भाग में है तो घातें घट जाएगी, डिवाइड में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का सम हो जाएगा। फिर और हमने क्या देखा था कि अगर आधार तो एक ही है, कोई भी ए है जो धनात्मक वास्तविक संख्या पॉजिटिव रियल नंबर है और इसकी पावर पी है और फिर उसकी पावर क्यू है, यानी घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो संख्या को ऐसे लिख देंगे और पावर का जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए की पावर पी क्यू बन जाएगी। ठीक है, घात का गुणा हो जाएगा, ए की घात पी क्यू हो जाएगा, ए की घात पी इंटू क्यू हो जाएगा, ए की घात पी की घात क्यू है तो फिर ए की घात पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और हमने इस चैप्टर में क्या देखा था कि यहाँ पर तो आधार समान थे, अब आधार ही अलग अलग है, बेस ही अलग अलग ले लेते हैं और फिर घात जो है वो समान रखते हैं। आधार समान है, घातें अलग अलग है तो जुड़ जाएगी, आधार अलग अलग है और घातें समान है तो आधार गुणा हो जाएंगे, फिर घात को ऐसा कैसे लिख देंगे, कॉमन घात बना देंगे दोनों की, यानी कि ए बी की घात पी, ए बी की पावर पी, ये हमने पढ़े थे। ओके, इस चैप्टर में ये पढ़े थे, बाकी हम देखेंगे और आगे नेक्स्ट। अब इसको हटा देते हैं।